आज का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। इसमें हम लोग आज दो मेन मेजर जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष जनन तंत्र, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात स्त्री जनन तंत्र। तो आज का चैप्टर देखते हैं क्या है। इसको हम लोग आराम से बारीकी से समझेंगे जिससे आपको एक एक चीज़ समझ में आए। तो चैप्टर का नाम क्या है? मानव जनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या है। इसका पहला टॉपिक जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है? पुरुष जनन तंत्र और दूसरा टॉपिक जो है पुरुष जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, दूसरा टॉपिक जो है यह है स्त्री जनन तंत्र। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो बच्चों आज हम लोग यही दोनों टॉपिक को ब्रीफली एकदम बारीकी से समझेंगे, जिसको आपको बोर्ड के एग्जाम में इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो 100 to 110% बनने ही बनने वाले हैं, आने ही आने वाले हैं। आपको अगर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष प्रजनन तंत्र। पुरुष प्रजनन तंत्र क्या होता है? तो आपको एकदम इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो चीज़ें होती है वो पुरुषों से रिलेटेड है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consists of a pair of testes। अर्थात जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेजर, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो उसमें पेयर ऑफ टेस्टिस है, यानी एक जोड़ी वृषण होता है। उसके अलावा उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? उसके अलावा एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट क्या होता है? तो सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाओं के साथ साथ इसमें क्या होता है भाइयों? एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड क्या होता है? तो एक्सेसरी ग्लैंड हम उसे कहते हैं जो सहायता करता है, जो हमारे वृषण के साथ मिलकर जो नलिकाएं द्वारा जो वीर्य आता है, वीर्य सीमन या स्पर्म साथ में आते हैं, फिर एक्सेसरी ग्लैंड होकर वो अपना मार्गदर्शन पूरा कर पाते हैं। उसके अलावा उसमें भाग लेने वाला और क्या है? तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होता है? तो बाह्य जननांग इसको कहते हैं। बाह्य जननांग उसे कहेंगे जो बाहरी यानी नग्न आँखों से हम उसे देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि ये वो अंग है। जैसे इसमें पेनिस आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। मेन फंक्शन क्या होता है? तो इसका मेन फंक्शन देखेंगे। मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स क्या होता है? आपको पता है मेल गैमेट्स क्या होता है? जो टेस्टिस के द्वारा बनता है, फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस होता है, उससे क्या बोलते हैं? स्पर्म यानी शुक्राणु कहते हैं। और एंड मेल क्या बनता है? और मेल हार्मोन। और क्या बनाता है? तो मेल हार्मोन। मेल हार्मोन आपको पता है क्या है? तो एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स बनाता है। और यही मुख्य काम है टेस्टिस का, यानी मेल प्रजनन तंत्र में जो भाग है, जो चीज़ें हैं, वो यही सब मिलकर क्या बनाती है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती है।
तो आप अच्छे से इसको विस्तार से और समझेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या क्या देखे हैं। तो सबसे पहले अ पेयर ऑफ टेस्टिस, इसमें एक जोड़ी वृषण होता है। एक्सेसरी डक्ट, इसमें क्या होता है, तो सहायक नलिकाएं होती है। एक्सेसरी ग्लैंड, सहायक क्या होता है, तो ग्रंथियां होती है। एंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी बाह्य जननांग होता है, जिसे हम सामने से देख पाते हैं, जो दिखाई देता है वो क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इट्स मेन फंक्शन, ये सब का मेन काम है, क्या काम है, प्रोड्यूस ऑफ मेल गैमेट यानी मेल गैमेट का निर्माण करना, यानी पुरुष युग्मक का। पुरुष युग्मक क्या होता है, तो आपको पता है स्पर्म शुक्राणु होता है। एंड मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, जो टेस्टिस ने बनाया, वो कौन है, एंड्रोजन। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, इसके मेन पार्ट्स है। अब मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं मेरे भाइयों, देखो मुख्य भाग क्या है, तो मेन पार्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला अभी हमने देखा क्या है, पहला जो प्राइमरी ऑर्गन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, वृषण बोलते हैं। अब ये वृषण क्या करता है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है। अब यहाँ पे हम लोग इसका थोड़ा कार्य भी देख लेते हैं। तो इसका मुख्य कार्य है प्रोड्यूस स्पर्म, शुक्राणुओं का निर्माण। एंड और टेस्टोस्टेरोन, जो वहाँ पे हम देख रहे थे एंड्रोजन्स, तो एंड्रोजन्स में कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, क्लियर। दूसरे क्या है, स्कॉटम, ये क्या होता है, तो अंडकोश इसे बोलते हैं। अब क्या होता है, ये क्या करता है, तो कीप टेस्टिस एट लोअर टेम्परेचर। इसका मुख्य काम क्या है कि ये आपके शरीर का जो मेल होता है, उस पुरुष के शरीर से इसका वृषण का टेम्परेचर, ठीक है ना, क्या कर दे, लोअर कर दे, कम कर दे, जिससे शुक्राणु का निर्माण हो पाए, हार्मोन बन पाए, इसके लिए, ठीक है। तीसरा क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड क्या होते हैं मेरे भाई, यहाँ पे देखेंगे इसमें तीन चीज़ें हैं। पहला क्या है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ये क्या है, नलिकाएं हैं। दूसरा नलिका का नाम क्या है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ये भी नलिका ही है, ये भी एक्सेसरी डक्ट ही हैं। और तीसरा एक्सेसरी डक्ट क्या हो जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट क्या करता है, तो जब पुरुष शरीर में वृषण में क्या होता है, स्पर्म बनता है, फिर वो फ्यूल्ड है ना, सीमन के साथ जब सीमन बदल जाता है तो इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू क्या होता है, पुरुष शरीर से बाहर मादा गर्भाशय तक स्थानांतरित होता है। इसका मुख्य कार्य यही है। आगे क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड क्या होते हैं मेरे भाई, तो आगे देखिए, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी मतलब सहायक, सहायता करने वाला। तो क्या है, ग्लैंड, ग्रंथियाँ। ये सब में जो ग्रंथि सहायता करता है, जो वृषण में शुक्राणु बन रहा है, वो शरीर से बाहर आ रहा है, नलिकाओं से आ रहा है, तो उसमें कुछ ग्रंथियाँ भी शामिल होती है। तो वो कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं, तो पहले ग्रंथियाँ क्या है, सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स ये। दूसरा क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि। इस सबको हम लोग आगे देखेंगे पूरा विस्तार से। तीसरा ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, काउपर ग्रंथि मेरे भाई, क्या हो जाएगा, काउपर ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियां क्या है, तो सहायक ग्रंथि है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये मुख्य भाग है। और ये लास्ट क्या है, पेनिस, कृष्ण। अब ये क्या होता है, तो ऑर्गन ऑफ कैपुलेशन, ये सिर्फ और सिर्फ किस में भाग लेता है, संभोग में काम ये करता है। और दूसरा इसका कार्य क्या है, तो मूत्र त्याग और सीमन को शरीर से बाहर यानी गर्भाशय तक स्थानांतरण करने का काम करता है, और इसका कोई काम नहीं है। और भी आगे इसको और विस्तार से देखेंगे क्या होता है इसमें। तो पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, मेन पार्ट्स। तो मेन पार्ट्स में जो अभी हमने डिस्कस किया वो ये है। तो पहला मैंने क्या देखा है भाइयों, तो टेस्टिस है, क्या है, टेस्टिस, वृषण। वृषण क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये सब देखने वाले हैं। भाग तो मुख्य भाग यानी मेन पार्ट्स तो देखेंगे ही देखेंगे, और उसके हम लोग क्या देखने वाले हैं, कार्य देखने वाले हैं। तो इसका कार्य क्या है वो समझेंगे। कार्य क्या है, तो पहला इसका कार्य क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रोड्यूस स्पर्म। प्रोड्यूस स्पर्म यानी शुक्राणुओं का निर्माण करता है, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, इतना डिटेल में है कि आप जो भी मीडियम से हैं आपको 100% समझ में आना ही आना है। तो आप ध्यान से आगे देखते रहें, बने रहें। स्क्रेटम। दूसरा क्या है, तो सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है। कहाँ से करता है, तो वृषण से करता है, ओके।
अब नेक्स्ट ये तो वृषण का काम हो गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि मेरे भाई क्या बताओ, तो टेस्टिस का दो कार्य बताओ, दो फंक्शन बताओ, है ना, टू फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो पहला क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस स्पर्म, क्या हो जाएगा, शुक्राणुओं का निर्माण। दूसरा क्या हो जाएगा, तो सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। दूसरा काम क्या हो जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दूसरा इसका, तो दूसरा है इसमें क्या है, स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम क्या होता है, तो अंडकोश इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडकोश। अंडकोश क्या होता है मेरे भाई, और इसका काम क्या होता है, इसका मेन, अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसका, स्क्रोटम का टू फंक्शंस, यानी दो कार्य बता रहा है अगर, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पे पहला देख लेना है क्या, मेंटेन टेस्टिस एट लोअर टेम्परेचर देन बॉडी। हमारे शरीर से, है ना, शरीर से कम तापमान बनाए रखने का काम कौन करता है, तो अंडकोश करता है। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा काम क्या है मेरे भाई, यहाँ देखेंगे दूसरा काम इसका, देखेंगे दूसरा काम क्या है, तो इसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, कह रहा है कि शुक्राणुओं के लिए क्या है, इसेंशियल है मेरे भाई। क्या बोल रहा है, इसेंशियल है। इसेंशियल मतलब आवश्यक, ये होना ही होना है, ये नहीं होगा तो लोअर टेम्परेचर मेंटेन होगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए इसका कार्य यही दो हो गया। तीसरा पार्ट हमने क्या देखा है मेरे भाई, तो आगे क्या है, एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट क्या होता है, तो सहायक नलिकाएं। अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, तो सहायक नलिकाएं क्या है, ये हो गया सहायक नलिकाएं। ओके, ये हो गया सहायक नलिकाएं। ठीक है, अब सहायक नलिकाएं क्या होता है, तो पहला है इसमें एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या होता है मेरे भाई, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, इसमें ये वाला भाग जो है इसको क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। दूसरा क्या है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस किसको कहते हैं, तो शुक्रवाहिनी को बोलते हैं। जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये दोनों जो है ये क्या है, वास डिफरेंस है, शुक्रवाहिनी है। तीसरा क्या है मेरे भाई, द इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, तो स्खलन वाहिनियाँ होती हैं जो सीमन को हमारे शरीर से, है ना, पुरुष शरीर से कहाँ, गर्भाशय तक स्थानांतरण कराती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसका फंक्शन क्या है मेरे भाई, ये देख लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट स्पर्म, शुक्राणुओं का क्या करता है, परिवहन करता है, यानी एक शरीर से कहाँ आ जाएगा, दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र करने का काम, यानी मादा शरीर में, कहाँ, मादा शरीर में स्थानांतरण करने का काम कौन करता है, ठीक है ना, तो सहायक नलिकाएं। उसके बाद क्या है मेरे भाई, तो स्टोरेज एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स, यानी जो स्पर्म्स बन रहा है उसका क्या करेगा, मैचुरेशन करेगा। मैचुरेशन मतलब परिपक्वता यानी उसका मतलब उसका वृद्धि करा रहा है, उसको परिपक्व कर रहा है, ठीक है ना, और उसको क्या करेगा, स्टोर, ठीक है ना। शुक्राणुओं का संग्रहण यानी स्टोर और परिपक्वता का काम भी कौन करता है, तो एक्सेसरी डक्ट में ही हो जाता है। ठीक है, यही तीनों एक्सेसरी डक्ट है, याद रखेंगे। एपिडिडाइमिस, दूसरा क्या है मेरे भाई, वास डिफरेंस, और तीसरा क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट। आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट क्या है, तो आप हम देखेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स, यानी सहायक ग्रंथियाँ। अब सहायक ग्रंथियाँ क्या क्या है उसको विस्तार से देखेंगे और उसके दो कार्य भी देखेंगे। तो पहला इसका एक क्या है, एक्सेसरी क्या हो जाएगा, ग्लैंड्स में पहला क्या है, सेमिनल वेसिकल्स। दूसरा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद क्या है, काउपस ग्लैंड। ये तीनों क्या है, तो सहायक ग्रंथियां हैं। ये तीनों क्या है, सहायक ग्रंथियां, याद रखेंगे। ये वीर्यपुटिका, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, ये तीनों क्या है, तो ये सहायक ग्रंथियां हैं, याद रहेगा। तो आगे देखिए इसके फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन देख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट है, जो अभी एग्ज़ाम है आना है उसमें 99% लेके चलेंगे कि ये सब क्वेश्चन आना ही आना है इस चैप्टर से, यही सब आता ही आता है। तो आप देखेंगे क्या है, पहला इसका फंक्शन सेक्रेट सेमिनल फ्यूल्ड, यानी वीर्य द्रव का क्या करता है, स्राव करने में इसी का काम होता है। दूसरा क्या है, नरिश एंड एक्टिवेट स्पर्म, यानी
शुक्राणुओं का पोषण और उसको सक्रिय करता है, यानी उसको क्या रखेगा, एक्टिवेट रखेगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आया या नहीं है, आ रहा है? ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है, आप यहाँ से देख भी सकते थे कि ये क्या है। तो पहला क्या था, वीर्य पुटिका, इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, वीर्य पुटिका बोलते हैं। उसके ऊपर जो ये दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो प्रोस्टेट। और ये आगे जाकर यहाँ पे क्या रहता है, काउपर ग्रंथि। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है, देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है मेरे भाई, पेनिस। पेनिस यानी शिश्न। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका फंक्शन देखेंगे पहले। पेनिस का फंक्शन क्या है, ठीक है ना। तो पेनिस का फंक्शन मैंने पहले भी समझाया क्या है, तो ऑर्गन ऑफ कैपुलेशन, ये केवल है ना, ये क्या करता है, संभोग अंग है, यानी संभोग में भाग लेगा, जिससे क्या होगा, पासेज फॉर सीमेन। सीमेन का क्या होगा, सीमेन मार्ग है, ये पास करेगा, ठीक है ना, कहाँ तक, तो महिला के गर्भाशय तक, ठीक है, यूटेरस तक। एंड यूरिन यानी मूत्र का त्याग करने का भी यही मार्ग है। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई क्या है इसमें, इस सबको कंट्रोल करना है, क्या करता है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है मेरे भाई, ये सब ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोनल कंट्रोल्स। हार्मोनल कंट्रोल्स क्या होता है, ध्यान से आप देखेंगे, आपको 100% समझ में आना ही आना है, नहीं समझ में आने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप देखिए, आप बने रहिए, देखिए और आप इसको समझेंगे। पहला क्या है, GnRH, गोनेडोट्रोफिन्स हार्मोन। ये क्या करता है, तो स्टिमुलेट्स सेक्रेशन ऑफ LH एंड FSH फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे मेरे हिंदी मीडियम वाले भाई भी, ठीक ना। क्या है, पीयूष ग्रंथि से LH और FSH, LH और FSH कहाँ से, तो पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, पीयूष ग्रंथि से, ठीक ना। और उसका स्राव को क्या कर देगा, उत्तेजित कर देगा, क्या कर देगा, सेक्रेशन यानी उत्तेजित करना, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे, जब वहाँ से LH और FSH क्या होगा, उत्तेजित होगा, तो फिर आगे नेक्स्ट क्या होगा, तो LH का काम क्या है, तो पहले LH देख लें, क्या करता है, एक्ट ऑन लीडिंग सेल, वृषण के लीडिंग सेल पर ये क्या करता है, अपना काम करेगा। क्या सा काम करेगा, कौन सा काम करेगा, तो स्टिमुलेट एंड्रोजन्स। एंड्रोजन का क्या करेगा भाई साहब, स्राव। एंड्रोजन जो हार्मोन है उसका स्राव करेगा, LH हार्मोन, कहाँ से, वृषण के लीडिंग सेल से, ठीक है। उसके बाद क्या है, विच ट्रिगर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्या करता है, शुक्राणु निर्माण के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है, ठीक है, यानी क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है, और शुक्राणु जनन को नियंत्रित करता है। बात समझ में आया होगा आपको। दूसरा क्या है, मैंने देखा भाई साहब, क्या देखा यहाँ पे हम लोग, LH और FSH। तो दूसरा पहला हार्मोन क्या था, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा क्या है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या होता है, इसका काम क्या करता है ये, तो एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स, कहाँ पे काम करेगा, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल भी कहाँ होता है, तो वृषण में ही होता है, ठीक है। आगे इस पे डिस्कस करते हैं, देखेंगे इसको क्या है, असिस्ट इन स्पर्मी, क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में ये क्या करेगा, सहायता करेगा। सहायता कैसे करेगा, तो ये सर्टोली कोशिकाएं हैं मेरे भाई, ये शुक्राणुओं को क्या करता है, तो पोषण देने का काम करता है, ठीक है, याद रखेंगे। शुक्राणुओं को पोषण कौन देता है, तो सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स। क्लियर? अब आगे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब तो शुक्राणु बन गया, अब शुक्राणु बन गया है तो उसका स्ट्रक्चर भी देख ही लेते हैं साथ ही साथ। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं की संरचना, ठीक है। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं मेरे भाई, अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विद 4 पार्ट्स है, यानी जब हम उसको सूक्ष्म संरचना को देखते हैं तो उसमें कितने भाग मिलते हैं, 4 भाग वाली ये संरचना होती है, किसका, स्पर्म का, शुक्राणु का। इसमें क्या होता है, पहले शीर्ष, शीर्ष क्या हो गया, ये वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, शीर्ष, ठीक है। उसके बाद नेक यानी ग्रीवा, क्या, ग्रीवा, ठीक है, ग्रीवा या गर्दन। तो ये वाला जो भाग है इसका क्या बोलेंगे, इसको ग्रीवा बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद मिडल पीस, मध्य भाग, तो ये वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य भाग बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है, तो टेल यानी पूंछ, और ये पूंछ है। अब ये सब का भी अपना अपना कार्य है, तो जो, ठीक है ना, ये जो शीर्ष है
ये शीर्ष जो होता है, इस शीर्ष के ऊपर क्या रहता है, एक टोपीनुमा संरचना होता है ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम जो होता है, ठीक है ना, क्या होता है, एक्रोसोम, ठीक है, एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं, ठीक है। इसको आगे डिस्कस भी करना है, कितने एंजाइम होते हैं, 1, 2 एंड 3, आगे देखेंगे। याद रखिएगा कितने एंजाइम होते हैं, एंजाइम एक्रोसोम में कितने एंजाइम पाए जाएंगे, 3। कौन सा एंजाइम, 3 एंजाइम पाए जाएंगे, आगे देखते हैं, ठीक ना। ठीक है, अब क्या है, 1, 2, 3। अब ये मिडिल जो भाग होता है इसमें क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। और ये जो टेल है ये क्या करता है, तो तैरने में सहायता करता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो ऊर्जा देता है, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे क्या है, आगे एकदम देखेंगे, ये जो चारों हम भाग देखें उसका सबका काम देखेंगे, उसका कार्य देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे। तो इसका फंक्शन क्या है, हेड। हेड का फंक्शन क्या है, कंटेन्स अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इट्स टिप हैज एन एक्रोसोम फ्यूल्ड एंजाइम्स टू फर्टिलाइज ओवम। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है कि जो शीर्ष होता है मेरे भाई, इसमें अगुणित केंद्रक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं, यानी एन, ठीक है, क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। इसके अग्र भाग पर क्या पाया जाएगा, अभी मैंने इससे पहले ही बताया है, उसको अग्र भाग के ऊपर क्या पाया जाता है, अग्रपिंडम, एक्रोसोम। और जिसमें अंडाणु को निषेचित करने के लिए, उसको फर्टिलाइज करने के लिए क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है, आगे हम लोग देखने वाले हैं। आगे देखिए, दूसरा क्या होता है, मिडल पीस। ग्रीवा, ग्रीवा ही होता है जो मिडल पीस और हेड से जुड़ा रखता है, ठीक है। आगे क्या है, कॉन्टेन इनटू, कॉन्टेन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी, किसके लिए, एनर्जी के लिए। फॉर क्या क्या आ रहा है, बोलो, फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो शुक्राणु की गतिशीलता के लिए क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करता है। जो वो मूवमेंट करे उसके लिए ऊर्जा हो, उसको गतिशीलता प्रदान बना रहे, तो उसको ऊर्जा देते रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे भाई, टेल। टेल क्या होता है, द हेल्प इन मूवमेंट, पूंछ यह कैसे सहायता, पूंछ क्या होता है, हेल्प इन मूवमेंट, यानी पूंछ जो होता है मेरे भाई, पूंछ यह तैरने में सहायता करता है। कहाँ, जब गर्भाशय में शुक्राणु होता है तो उसको तैरकर ओवम के पास जाना रहता है, अंडाणु के पास, तो वो तैरते तैरते वहाँ तक पहुँचता है, तो उसके लिए उसका टेल का होना आवश्यक है, नहीं तो वो ठीक से जा नहीं पाएगा। जब जा ही नहीं पाएगा तो फ्यूज नहीं कर पाएगा, निषेचित नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है मेरे भाई, ठीक से देखेंगे तो स्पर्म लाइसिन एंजाइम, ठीक है। ये वो एंजाइम नहीं है, ये अलग है, ठीक है। वो जो 3 एंजाइम मैंने बताए वो आगे देखने वाले हैं हम लोग, ये देखेंगे स्पर्म लाइसिन एंजाइम। द एक्रोसोम ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम कलेक्टिवली नॉन एज स्पर्म लाइसिन। स्पष्ट क्या कह रहा है मेरे भाई, मानव शुक्राणु के अग्रपिंडक में पाचक एंजाइम होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, इसका काम क्या है, तो विच आर इसेंशियल, ये आवश्यक है, किसके लिए, तो पेनेट्रेटिंग द एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी बोल रहा है कि भेदने के लिए, अंडे को भेदने के लिए, पेनेट्रेटिंग द एग ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, निषेचन करते समय वो भेदने के लिए अंडाणु को क्या, बोलो मेरे भाई, स्पर्म लाइसिन एंजाइम होना ही होना चाहिए, नहीं तो वो अंडाणु को भेद नहीं पाएगा, कौन, स्पर्म। क्लियर। आगे देखिए, अब वो तीनों एंजाइम जो एक्रोसोम में क्या रहते हैं, इसी का ये जो तीनों एंजाइम है, इसको मिलकर हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्म लाइसिन, और ये तीनों है, और वो तीनों आवश्यक है। और पहला क्या नाम है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम, क्या नाम है इसका, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ये जो ओवम होता है, यानी अंडाणु, अंडाणु के जो ऊपरी भाग होता है उसको भेदने में ये क्या करता है, जोना पेलुसिडा उसका नाम है, उसको भेदने का कार्य कौन करता है, तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम। दूसरा क्या है मेरे भाई, प्रोएक्रोसिन एंजाइम, ये क्या करेगा, प्रोएक्रोसिन, ये भी क्या करता है, तो ये भी जोना पेलुसिडा को भेदने का काम करता है। ये दोनों मिलकर क्या करेगा, जोनो पेलुसिडा को भेदने का काम करेगा। जोना पेलुसिडा क्या है, तो आपको पता है मेरे भाई,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंडाशय होता है, ओवरी होता है, वहाँ पे अंडाणु बनता है, उस अंडाणु के बाहरी परत को जो सबसे ऊपरी होती है उसको क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। ठीक है, आगे क्या है, कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम क्या होता है मेरे भाई, तो कोरोना, ठीक है ना, अब ये भी क्या करता है, जो अंदर में जो होता है इसके बाद वाला जो परत उसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, उसको भेदने का काम कौन करेगा, तो कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम। क्लियर मेरे भाई, आगे देखते हैं, आगे क्या है, यही है वो एंजाइम जिसको आप अभी देखे हैं। तो मैंने इसको अभी विस्तार से समझाया है, फिर भी आप देख लीजिए जिससे आपको और भी जो कंसेप्ट में आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है वो क्लियर हो जाए। 100% नहीं, 110%। तो आप देखेंगे क्या, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम क्या होता है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम क्या होता है मेरे भाई, तो आगे देखिए, दिस एंजाइम है ना, डिकम्पोज द हाइल्यूरोनिडिक एसिड फाउंड बिटवीन द फॉलिकल सेल ऑफ द कोरोना रेडिएटा द आउटर लेयर ऑफ द एग, यानी कह रहा है एग के बाहरी परत को क्या करता है, क्रिएटिंग अ होल ऑफ स्पर्म टू एंटर, यानी उसमें होल करके स्पर्म को अंदर जाने का क्या करता है, रास्ता बनाता है। ठीक है, आगे क्या है, प्रो एक्रोसिन एंजाइम। प्रो एक्रोसिन एंजाइम क्या होता है मेरे भाई, आगे देखते हैं। तो दिस एंजाइम इज स्पेसिकली क्या है, रिस्पॉन्सिबल, ये एंजाइम स्पेशली विशेष रूप से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो पेनेट्रेटिंग द जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा जो होता है, मैंने अभी बताया था, जोना पेलुसिडा को, ठीक है ना, उसको क्या करने का, भेदने का कार्य भी ये साथ साथ में ये भी करता है। ठीक है, आगे क्या मैंने बताया था, ठीक है ना, कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, तो इसका नाम में ही क्या है मेरे भाई, कोरोना। तो कोरोना क्या करेगा, तो कोरोना रेडिएटा को भेदने का काम करेगा, मैंने पहले ही बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, सीमन। सीमन क्या है मेरे भाई, तो अभी मैंने क्या देखा मेरे भाई कि पहले हम लोग ने प्राइमरी ऑर्गन, ठीक है ना, टेस्टिस के बारे में पढ़ा, फिर उसके एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, फिर एक्सेसरी डक्ट के बारे में पढ़ा, फिर उसमें एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक ना, पेनिस के बारे में मैंने पढ़ा, ठीक ना। अब जब स्पर्म से, सॉरी, टेस्टिस से स्पर्म बना, फिर एक्सेसरी नलिकाओं द्वारा, एक्सेसरी डक्ट द्वारा कहाँ आया, फिर एक्सेसरी ग्लैंड के द्वारा माध्यम से कहाँ आ गया, मादा गर्भाशय में। मादा गर्भाशय में क्या आता है, तो स्पर्म नहीं, सीमन आता है। सीमन में क्या उपस्थित रहता है मेरे भाई, तो स्पर्म। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, सीमन है। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, ठीक है ना, ये क्या है, स्पर्म है जो इसमें उपस्थित रहता है। तो आप आगे इसको देखेंगे, सीमन इज एन अल्कलाइन वाइट फ्यूल, ठीक है ना, बोल रहे हैं कि सीमन जो होता है वो क्या है, एक अल्कलाइन वाइट फ्यूल है, वाइट सफ़ेद दिखाई देता है, जिसका पीएच मान क्या होता है मेरे भाई, याद रखेंगे, ये एक क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान क्या होगा, 7.2, कितना होगा, 7.2, 7.2। ठीक है, अब यह है क्या कह रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, यानी कह रहा है ये शुक्रिय प्लाज्मा होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, शुक्रिय प्लाज्मा, जो व्हाइट दिखाई दे रहा है वो शुक्रिय प्लाज्मा है, और ये क्या है, उसको क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक ना, शुक्रिय प्लाज्मा। और उसके अंदर क्या पता है, तो 200 से एक बार जब क्या होता है, एक बार जब इजैकुलेट होता है तो 200 से 300 मिलियन, कितना मेरे भाई, 200 से 300 मिलियन शुक्राणु एक बार में मादा गर्भाशय में ट्रांसफर होता है। ठीक है, आगे क्या है, इसको याद रखिएगा। एक और चीज़, अगर ये वीर्य है, ये वीर्य है, सीमन है, और इसमें शुक्राणुओं की संख्या हो ही ना, बिल्कुल नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजुस्पर्मिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, एजुस्पर्मिया। इसको क्या बोलते हैं, रेफर टू द अब्सेंस ऑफ स्पर्म, यानी जिस सीमन में शुक्राणु ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजुस्पर्मिया। याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। ठीक है, आगे क्या है मेरे भाई, अब यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मुझे उम्मीद है कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी छोटा से छोटा चीज़ छूटा ना हो। अगर छूटा है तो आप कमेंट में बताएंगे, मैं उससे देखूंगा, फिर उसका आंसर करूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है मेरे भाई, आगे देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र, सॉरी मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र क्या होता है, तो आपको पहले ही मैं बता दूं
ये एक अद्भुत ही संरचना है, जिसको आप समझेंगे, आप जानेंगे तो आपको लगेगा वाव, क्या मतलब ये विस्तारित है, क्या इस एक छोटा सा है ना ओवम एक क्या करता है, इंसान का निर्माण कर पाता है, वो कैसे बनता है, वो सब इसमें डिटेल में जानेंगे। तो आप बने रहिए और आगे देखते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। क्या बोल रहा है कि ये कहाँ रहता है, तो ये श्रोणि मेखला यानी पेल्विक रीजन में क्या रहता है, लोकेटेड रहता है, यानी कमर का जो हड्डी होता है मेरे भाई, उसमें क्या रहता है, ये उपस्थित रहता है। आगे एंड इज क्या है, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली, मतलब ये बहुत ही अच्छा से स्ट्रक्चर रहता है, इधर उधर भागता नहीं, बहुत अच्छा से बैलेंस रहता है वहाँ। एंड फंक्शनली टू सपोर्ट ओव्यूलेशन, इससे दूसरा काम क्या होता है, तो प्रत्येक माह ओवुलेशन भी होता है। ओवुलेशन क्या होता है, तो इसे अंडो उत्सर्ग बोलते हैं मेरे भाई। अंडो उत्सर्ग कब होता है, तो याद रखिएगा, किसी महिला में जब पीरियड्स होते हैं, आर्तचक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, जब वो समाप्त हो जाता है, जब स्टार्ट होता है, ठीक ना, उसके बाद कितने दिन, 14वें दिन, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, यहीं पर इसी जो गर्भाशय है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसी में क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगा, इसी में प्रेगनेंसी का क्रिया होगा, इसी में बच्चे का बर्थ जो होता है, ठीक ना, बर्थ की प्रक्रिया होगा। उसके बाद चाइल्ड केयर यानी प्रसव होगा, उसके बाद इसका ध्यान भी रखा जाएगा। यानी इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो प्रक्रिया संपन्न हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या देखें, तो ये पेल्विक रीजन में क्या रहता है, स्थित रहता है, लोकेटेड रहता है, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली बढ़िया उसका क्या रहता है, एकदम शानदार क्या है उसका संरचना है, जिसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ओवुलेशन होगा, प्रेगनेंसी होगा, प्रसव होगा, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ये सभी चीज़ जुड़ा हुआ किससे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। इसी से पूरा संसार का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो आगे देखिए क्या होता है इसमें पहला जो टॉपिक है मेरे भाई, इसका नाम क्या है, ओवरीज। अब ओवरीज यानी अंडाशय, ओवरी नहीं, ओवरीज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरीज, जो दोनों तरफ रहता है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये क्या है मेरे भाई, तो जैसे मेल में मैंने अभी बताया था आपको कि टेस्टिस जो होता है प्राइमरी ऑर्गन है, वैसे ही फीमेल में जो प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है, वो होता है मेरे भाई ओवरीज। इट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। दिस प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, ये क्या करता है मेरे भाई, तो महिला है ना, फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, ओवम। एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स, यानी इसके साथ साथ वो स्टेरॉयड हार्मोन का भी क्या करता है, स्राव करता है, जिसका पहला क्या है नाम, एस्ट्रोजन, दूसरा कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन है, ठीक है। यहाँ से दो हार्मोन, ठीक है ना, ये रिलीज कहाँ से होता है, तो ओवरीज से होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, कब होता है, वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये क्या है मेरे भाई, तो अभी मैंने बताया ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, और ये मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण करता है, ठीक है। और कई स्टेरॉयड हार्मोन जो मैंने अभी पहले बताया, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करता है। आगे क्या है इसका, तो लोकेशन, इसका लोकेशन कहाँ है, तो लोकेशन एंड साइज, तो लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, यानी पेट का जो निचला हिस्सा होता है उसके दोनों तरफ क्या होता है, ओवरीज होता है, ठीक ना। और ओवरी इज अबाउट 2-4 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर का इसकी क्या होता है, लंबाई होता है, ठीक है। इच ओवरी, प्रत्येक ओवरी का जो लंबाई कितना होता है, तो 2 से 4 सेंटीमीटर। आपको इतना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। आगे देखिए क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, अंडाशय का संरचना। अब इसका संरचना क्या होता है मेरे भाई, तो इच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, ये पतले से एपिथेलियम से क्या रहता है, बोलिए, कवर्ड रहता है, ठीक है। इनक्लोजिंग द ओवरियन स्ट्रोमा, किसके कह रहा है, कि जो अंडाशयी पिंडिका होता है उससे घिरे रहती है। विच इज डिवाइडेड,
ये बटा होता है इनटू अ पेरीफेरल कॉर्टेक्स। पेरीफेरल कॉर्टेक्स से ये क्या रहता है, और पेरीफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ये दोनों भाग से क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं, इसको विस्तार से थोड़ा और समझेंगे। अब एक्सेसरी डक्ट, इसमें भी मेल में जैसे एक्सेसरी डक्ट होता है वैसे ही फीमेल में भी एक्सेसरी डक्ट यानी सहायक नलिकाएं पाई जाती है। अब ये क्या होता है मेरे भाई, तो पहले ही आपको मैंने बताया हुआ है, पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है, ये जो गर्भाशय के बाद यहाँ से जो आप दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ये भी दोनों तरफ होता है, इच साइड। ओके, आगे देखिए, तो एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड्स द ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, अंडवाहिनी। दूसरा क्या है मेरे भाई, इसमें एक्सेसरी डक्ट में यूटेरस। यूटेरस क्या है, तो ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, यूटेरस है। ओके, उसके बाद क्या है, वजाइना, ठीक ना, योनि, ठीक ना, तो ये वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, वजाइना बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, तो आप देखेंगे जो ओविडक्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक ना, उसका जो आकार होता है, साइज होता है, ठीक ना, तो प्रत्येक का जो साइज होगा तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितना, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी लंबाई कितना होगी, तो 10 से 12 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, आगे क्या है, इनफंडीबुलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अ प्यूनियल शेप्ड पार्ट नियर द ओवरी विथ फिंगर लाइक, है ना, प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री दैट कलेक्टेड द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। मतलब क्या कर रहा है मेरे भाई, यहाँ देखो, जो ये उंगली नुमा संरचना दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफंडीबुलम। जो इससे ये जुड़ा हुआ है, ठीक ना, ये वाला भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफंडीबुलम। जो उंगली नुमा इसमें संरचना लास्ट में होता है। अब ये क्या करता है, तो जब यहाँ पे अंडाणु बन रहा है, ठीक ना, तो जब यहाँ अंडाणु एक परिपक्व होता है, जब परिपक्व होगा तो यहाँ से रिलीज होगा, जब रिलीज होगा तो यहाँ से ये रिसीव होगा, फिर रिसीव होगा तो फिर यहाँ पर ये स्थानांतरित होते होते कहाँ जाएगा, एम्पुला पे आ जाएगा। और यही इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो ये रिसीव करने वाला है, ये वाला भाग जो रिसीव किया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, इनफंडीबुलम। क्या बोलते हैं, इनफंडीबुलम, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दूसरा इसका जो, अब ये जो भाग था वो किसका भाग था, तो ये पूरा भाग किसका है, तो ये फैलोपियन ट्यूब का है, ये फैलोपियन ट्यूब का, ठीक ना, भाग है। ठीक है, दूसरा जो भाग होता है जो इसके बाद वाला होता है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला। क्या बोलते हैं मेरे भाई, एम्पुला। एम्पुला क्या है, एम्पुला को तुम्बिका भी कहते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, तुम्बिका। ध्यान में रखेंगे हिंदी मीडियम वाले। तो ये क्या है, द वाइडर पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। कह रहा है कि जहाँ निषेचन होता है, जो वाइडर चौड़ा भाग होता है, ये वाला जो भाग है ये थोड़ा चौड़ा होता है, यहाँ पे क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। वो स्थान क्या है, तो एम्पुला, तुम्बिका। क्या बोलेंगे, तुम्बिका, याद रखेंगे। उसके बाद वाला जो भाग बच रहा है, ये वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्थमस। क्या बोलते हैं, संकीर्ण पथ। ये क्या होता है, द लास्ट नैरो पार्ट ऑफ द ज्वाइंट ऑफ यूट्रस। ये किससे जुड़ा रहता है, तो यूट्रस से जुड़ा रहने वाला जो भाग कहलाएगा उसके बगल वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थमस बोलेंगे। क्लियर। आगे हम लोग देख रहे हैं, आप अच्छे से अब देखेंगे गर्भाशय, यूट्रस देखेंगे। गर्भाशय क्या होता है, तो जहाँ बच्चे का क्या होता है, 9 महीने तक देखभाल पोषण माँ के गर्भ में होता है, उस स्थान को हम लोग ऐसे जनरल भाषा में बोल देते हैं कि बच्चा माँ के पेट में होता है। नहीं मेरे भाई, बच्चा माँ के पेट में बिल्कुल नहीं रहता। कहाँ होता है, यूट्रस में होता है, गर्भाशय में होता है। माँ का पेट अलग होता है, जहाँ पे पाचन की क्रिया होता है, भोजन जाता है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। ये गलत कॉन्सेप्ट आपने सुना है, हमेशा याद रखेंगे। बच्चे जो 9 माह अपने माँ के गर्भ में रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, यूट्रस में रहते हैं, गर्भाशय में रहते हैं। ठीक है, और वो देखेंगे इट इज़ अ सिंगल। अभी हमने क्या देखा, ओवरीज, वो भी कितने होते हैं, 2। उसके बाद क्या देखा, फैलोपियन ट्यूब, वो भी इच साइड होता है, ठीक है ना। लेकिन जो यूट्रस होता है वो सिंगल होता है, क्या रहता है, अकेला। ये क्या रहता है, इन्वर्टेड पील, ठीक ना, पियर शेप ऑर्गन। कह रहा है कि नाशपाती, नाशपाती आपने देखा होगा, उसी के उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। ये देख रहे हैं, ये वाला भाग जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये
यूटरस है, जिसमें क्या है, बेबी है, शिशु है। इसको क्या बोलेंगे, माँ के घर में है तो इसको बोलेंगे एम्ब्रियो, क्या बोलेंगे, भ्रूण। ठीक है, क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो, भ्रूण। ठीक है, तो ये वाले स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, गर्भाशय। आप ये जो अभी हमने बताया था, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कहाँ स्थित रहता है, तो पेल्विक रीजन में, है ना, श्रोणी मेखला। तो ये जो आपको जो ये हड्डी का ढांचा दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग पेल्विक रीजन कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, और इसी में ये बहुत ही स्ट्रक्चरली क्या है, स्टेबल है, बढ़िया से वहाँ पे है। और ये कौन सा भाग है, तो यही है यूटेरस। ठीक है, बच्चे कैसे रहते हैं डिलीवरी से पहले, तो ऐसे, और बच्चे के सर केवल क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे, यही यूट्रस है, बच्चे यहीं रहते हैं 9 माह तक। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया ही होगा। तो आगे देखते हैं यूट्रस के बारे में देखते हैं थोड़ा और। इसको क्या है, बर्थ कैनल यानी जन्म नाल। द यूटरस ओपन इनटू द वजाइना। ठीक है ना, जो आप देख रहे हैं ये मेरे भाई क्या है, यूटरस है। ठीक है ना, ये यूटरस के आगे क्या है, तो सर्विक्स है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, तो वजाइना से जुड़ा हुआ है, योनि से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया किसके, ये जब ओपन होगा तो कहाँ इसका द्वार है, तो वजाइना है। थ्रू और नैरो सर्विक्स, ठीक है ना, कहाँ, नैरो सर्विक्स। ठीक ना, द सर्विकल कैनल लॉन्ग विथ वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनल, यानी योनि मिलकर जन्म नाल बनाते हैं। ये गर्भाशय और ये योनि, यानी ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, जन्म नाल। यहीं से बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, आगे देखिए यूटेरस का आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक ना, उसके लेयर्स हैं। ठीक है, यूटेरस में क्या होता है, लेयर्स भी होते हैं, वाल लेयर्स। ठीक है, द एक्सटर्नल थिन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। ठीक है, जो मिडल में रहता है, बीच में रहता है, वो थिक होता है। ये थिन है, ये थिक है। थिन मतलब पतला, थिक मतलब मोटा, मस्क्यूलर होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, मायोमेट्रियम। तो हो गया जो सबसे, उसके बाद क्या होता है, इनर, जो सबसे अंदर रहता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब आगे देखिए जो सबसे क्या है, वहाँ पे देखेंगे क्या है, एक्सटर्नल, जो बाहर है, इसको क्या बोल रहे हैं, पेरीमेट्रियम। उसके बाद वाला जो मस्क्यूलर है उससे मायोमेट्रियम। जो अंदर ये इस संरचना में रहता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ये 3 परत मिलकर गर्भाशय का क्या बनाता है, लेयर बनाता है, वाल लेयर है, यूट्रस का वाल लेयर है। कितने लेयर होते हैं, 3। जो सबसे बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। दूसरा जो मध्य में रहता है, मायोमेट्रियम। और थर्ड जो सबसे अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। आपको यहाँ तक समझ में आया है तो आप यस लिखेंगे। आगे देखेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बताया, पेनिस हो गया, ठीक है ना, वो सब चीज़ें जो नग्न आंखों से बाहर से दिखाई देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, बाह्य जननांग बोलते हैं। ठीक है, बाह्य जननांग। ये क्या होता है, तो दिस इंक्लूड्स द मोम्स प्यूबिक। ठीक है, कह रहा है जो फैटी टिश्यू होता है, ठीक है ना, और जो बाहर से दिखाई देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोम्स प्यूबिक। उसके बाद क्या है, लेबिया मेजोरा, ये भी बाहर से दिखाई देता है। ये तीसरा क्या है, लेबिया मिनोरा, ये भी बाहर से दिखाई देता है। उसके बाद क्या है, हाइमन, ये भी बाहर से देखा जा सकता है। उसके बाद क्या है, क्लाइटोरिस, ये भी बाहर से, ये थिन है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लड़कों के दिमाग में कुछ चीज़ें चलते रहती है हाइमन को लेकर, तो याद रखिएगा हाइमन का ऑब्सेंस होना फीमेल का, ठीक ना, उसके पवित्रता का, उसके पवित्रता का उससे कोई लेना देना नहीं है। वर्जिनिटी का कोई लेना देना हाइमन अब्सेंट से नहीं है। याद रखिएगा, अब्सेंस ऑफ, ठीक ना, हाइमन इज नॉट, है ना, इज नॉट, है ना, क्लासीफाई क्या, वर्जिनिटी। ठीक है, वर्जिनिटी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, तो याद रखिएगा किसी के वर्जिनिटी का कोई लेना देना इसका हाइमन के ऑप्शन से नहीं है। इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। आगे यहाँ पे क्या है, द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ मैंने पहले से नोट कर रखा है, ठीक है ना, द प्रेजेंस ऑफ, ठीक ना, और ऑब्सेंस ऑफ, अगर क्या हाइमन, ठीक ना, हाइमन का रहना और ना रहना, हाइमन का होना और न होना, क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंस और ऑब्सेंस।
ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल, क्या है, इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। याद रखेंगे, वर्जिनिटी का कोई लेना देना नहीं है योनि छद, यानी हाइमन की उपस्थिति रहना और न रहना, इससे किसी भी महिला के ऊपर आप आलछन नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा हम आपको बताते चले। याद रखिएगा, जब लड़कियां साइकिल चलाती है, सीढ़ी चढ़ती है, तो उसी समय ये 99% नहीं 100% ये क्या हो जाता है, हाइमन डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है। ये 12 से 13 वर्ष में ही टूट जाता है। तो और शादी कब होता है, आफ्टर 18 ईयर्स। ठीक है, तो इसका होने का चांस जो है 99,99999 मतलब मान लो कि है ही नहीं। तो किसी भी लड़की का हाइमन का होना और ना होना, वर्जिनिटी का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। लड़कों ध्यान से देखोगे, इसको सुनोगे और समझोगे भी। ठीक है, क्योंकि ये लड़कों के दिमाग में बहुत बड़ा एक बीमारी होता है। नेक्स्ट क्या टॉपिक है मेरे भाई, मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, स्तन ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथियाँ भी क्या है मेरे भाई, तो ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में रहेगा, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ इसमें से कौन है, ठीक है ना, तो अगर वहाँ पे क्या है, वृषण है, शिशन है, ठीक है ना, प्रोस्टेट है, तो वो नहीं। अगर ऑप्शन है स्तन ग्रंथियाँ या मेमरी ग्लैंड, तो ये सही हो जाए। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फंक्शन, फंक्शनल क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, देख लो यहाँ पे क्या है, फंक्शनल, ध्यान से देखेंगे इसको, क्या है, फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। यानी याद रखिएगा, जितने भी स्तन मादा स्तनधारी है उसमें स्तन ग्रंथियाँ कार्यात्मक होती है, ये होती ही होती है। ठीक है ना, जिससे वो अपने बच्चे को स्तनपान करा पाए, ठीक है ना, मिल्क फीडिंग करा पाए। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या करा है, इच ब्रेस्ट कंटेंस क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू, यानी डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मैमरी लोब्स। यानी जो यहाँ पे आपको लोब्स दिखाई दे रहे हैं, ये कितने रहते हैं प्रत्येक स्तन में, तो 15 से 20, कितने रहते हैं, 15 से 20, जहाँ पे क्या होता है, दुग्ध का संश्लेषण होता है। ठीक है मेरे भाई, आगे आप यही है। ठीक है ना, आप हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, ये हिंदी में भी आपको समझाया गया है, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। या इंग्लिश मीडियम के वो बच्चे जो कमज़ोर हैं, तो वो क्या करेंगे, इस समझने के बाद इसको एक बार पढ़ जरूर लेंगे। जो हिंदी मीडियम के हैं वो सीधे सीधे हिंदी वाले देखेंगे और सुनेंगे, तो आपको 99% चीज़ें क्लियर हो जाएगा। आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ने का रुचि बढ़ने लगेगा। आगे आप देखेंगे क्या है इसमें और मेरे भाई, ठीक है ना, मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियाँ। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, मिल्क फ्लो। मिल्क फ्लो कहाँ से होता है, तो एल्वियोलाई सेल्स सिक्रेट मिल्क, यहाँ से क्या होता है मेरे भाई, एल्वियोलाई से दुग्ध का प्रवाह होता है। ठीक है ना, सिक्रेट। उसके बाद दूसरा क्या है, ये जो एल्वियोलाई होता है, कुपिकाएँ होती है, वहाँ से दुग्ध का क्या होगा, स्रावित होगा, यानी सिक्रेट होगा। दूसरा क्या है, उसके आगे उसके नेक्स्ट क्या होगा, तो मेमरी ट्यूब्स, यानी नलिकाएं होती हैं, यहाँ से सिक्रेट होगा, तो ये उसके नलिकाएं हैं जो जुड़ी रखती है। ठीक है, आगे क्या है मेरे भाई, तो मेमरी डक्ट, यानी डक्ट में यानी नलिकाएं, ट्यूब और डक्ट। ठीक है, ये सब क्या है, ये सबसे जुड़ी रहती है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आगे क्या है, मेमरी एम्पुला। ये एम्पुला क्या होता है मेरे भाई, आगे ध्यान से देखेंगे, एम्पुला के पास जब आ जाएगा तुम्बिका, ठीक है ना, ये वाला भाग जो है, ठीक है ना, उसके बाद क्या है, बोलो, लैक्टिफेरस डक्ट, यानी लैक्टिफेरस दूध, यानी दुग्ध वाहिनियाँ। उसके बाद निप्पल आ जाएगा, जहाँ से बच्चे रिसीव करते हैं मिल्क को। क्लियर, आपको समझ में आया कि नहीं आया, अभी कमेंट करेंगे। आगे देखेंगे स्किनी ग्रंथि। ये स्किनी ग्रंथि क्या होता है, ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखेंगे, आपको इजीली समझ में आने वाला है। तो यह एक छोटी ग्रंथियाँ होती है जो मूत्र मार्ग, कहाँ, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा के आसपास पाई जाती है। अब ये यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग, मेरे भाई याद रखना, योनि के ऊपर ये जो मान लेते हैं ये योनि मार्ग है, ठीक है, और ये क्या है, मूत्र मार्ग है, तो उसके आसपास ये वाले एरिया में क्या पाया जाता है, स्किनी ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जहाँ बच्चे गर्भाशय में रहते हैं, जो योनि होता है वो अलग मार्ग है, ठीक है, जहाँ पे गर्भाशय जुड़ा रहता है, और मूत्र मार्ग महिलाओं में अलग होता है, उसमें दो
ठीक है ना। मूत्र मार्ग अलग और योनि मार्ग अलग होता है। इन पुरुषों में केवल एक मार्ग होता है, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक है, आगे देखिए। दीज आर स्मॉलर ग्लैंड, ये छोटी ग्रंथियां हैं, लोकेटेड अराउंड द यूरेथ्रा। अभी मैंने बताया कि यूरेथ्रा के आसपास ये रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्हें महिला का प्रोस्टेट समान, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है पुरुषों में वैसा नहीं, उसी के समान माना जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। दे आर कंसीडर्ड लाइक क्या है, एनालॉगस ऑफ द मेल प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसी के जैसा माना जाता है। कंफर्म वैसा ही कार्य इसका नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूरेथ्रस उसका वही रास्ता है, लेकिन यहाँ पे अलग होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, तो ये श्लेष्मा का स्राव करता है। श्लेष्मा क्या होता है मेरे भाई, श्लेष्मा कब रिलीज होगा, म्यूकस कब रिलीज होगा, तो याद रखिएगा जब स्त्री और पुरुष के बीच में कैपुलेशन हो रहा है, संभोग हो रहा है, तब यहाँ से स्किनी ग्रंथि से क्या होगा, एक फ्लूइड रिलीज होगा, श्लेष्मा रिलीज होगा, जो मैथुन को आसान कर देगा, इजी कर देगा कैपुलेशन को, संभोग को, जिससे क्या नहीं आता है, ठीक ना, पेनिस पे किसी तरह का जख्म नहीं आएगा या योनि में किसी तरह का जलन नहीं होगा। क्लियर, आगे देखते हैं। अब क्या है मेरे भाई, बार्थोलिन ग्रंथि। क्या है, बार्थोलिन ग्रंथि। ये क्या करता है मेरे भाई, तो ये एक जोड़ी होता है, और ये एक जोड़ी कहाँ होता है, तो योनि मार्ग के आसपास होता है। ये दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, तो योनि मुख के पास दोनों ओर पाई जाने वाली ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्रंथि। जैसे पुरुषों में क्या होता है, ठीक ना, काउपर ग्रंथि, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, बार्थोलिन ग्रंथि। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसका काम क्या, दे आर एनालोगस द मेल, क्या है, बोलिए क्या है, बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जो पुरुषों में होता है उसी की तरह ये भी काम करता ही करता है। ठीक है, इसका क्या है, श्राव स्नेह प्रदान करना है। जब मैथुन होता है, जब मैथुन की क्रिया होती है, तो यहाँ से ये क्या करता है, स्नेही द्रव इसके साथ मिलकर, ठीक ना, क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिससे मैथुन कैपुलेशन यानी संभोग आसान हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। आगे देखिए, ये एक और देख लीजिए, पेरिनियल ग्रंथि। पेरिनियल ग्रंथि क्या होता है, तो यह भी क्या होता है, जोड़ी में होता है, और ये क्या होता है, बार्थोलिन ग्रंथि के पीछे होता है, इसलिए मैं इसका कोई चित्र नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और ये क्या करता है मेरे भाई, तो इसके स्राव को कभी कभी फेरोमोनन समान, ठीक ना, प्रभाव वाला माना जाता है, जो आकर्षक उत्तेजना से जुड़ा है। यानी फीमेल में जो उत्तेजना होता है, ठीक ना, संभोग के समय, कैपुलेशन के समय, उसका मुख्य कारण क्या है, तो पेरिनियल ग्लैंड होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, लड़कों और लड़कियां जितने भी हैं वो ध्यान से देखेंगे, ये जानना जरूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जो बहुत सारे इसको लेकर ऑब्सेशन भी होते हैं, तरह तरह के दिमाग में बातें आते रहती हैं, वो भी आज क्लियर हो जाना है। तो द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल। क्या बोल रहा है मेरे भाई, कि ये ऑक्यूर इन फीमेल प्राइमेट्स लाइक मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। बोल रहा है कि मादा प्राइमेटों में, है ना, इसमें मादा फीमेल प्राइमेट्स में, मादा प्राइमेटों में ये होने वाला, ठीक ना, साइकिल है, जो चक्र चलता ही रहता है जब तक जनन अवधि है, रिप्रोडक्शन होने का संभावना है, ये तब तक चलते रहता है। जैसे फीमेल में क्या होता है मेरे भाई, ह्यूमन में ये होता क्या है कि स्टार्ट होता है लगभग 9 से 12 वर्ष में, ठीक है ना, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा तो 45 to 50 ईयर्स में। ठीक है, उसके बाद वो महिला मां नहीं बन सकती है, या उसके पहले तो बच्चियां होती है, तो इस पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, है ना, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, और इसेंशियल फॉर क्या है, रिप्रोडक्शन है। याद रखिए, कॉम्प्लेक्स भी है और इसेंशियल भी है। इसका होना इतना ही आवश्यक है, जैसे लड़कों में क्या होना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, शुक्राणु का बनना जरूरी है, उससे वो क्या है, एक पुरुष है, एक लड़का उसको कहते हैं, है कि नहीं। वैसे ही अगर ये नहीं होगा तो वो जो बच्ची है वो क्या है, उसको एक लड़की में गिनती नहीं किया जाता है, समाज उसको अच्छे बर्ताव नहीं करते हैं।
ठीक है, आप जानते ही होंगे। तो आगे क्या देखते हैं, तो ये क्या है, आवश्यक भी है और जटिल शारीरिक प्रक्रिया है। आगे इसको और विस्तार से देखते हैं मेरे भाई, क्या है, स्टार्ट एंड ड्यूरेशन, यानी शुरुआत की अवधि, शुरुआत और अवधि। अब शुरुआत क्या मेरे भाई, मिनार्च, ये क्या होता है, तो जब पहली बार क्या होता है किसी लड़की में, ठीक है ना, किसी गर्ल्स में, ठीक है ना, क्या होता है, पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनार्च, ठीक है ना, रज्जो दर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, रज्जो दर्शन। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल क्या है, मेंस्ट्रुएशन बिगिन ऑफ प्यूबर्टी एंड इट कॉल्ड मिनार्च, मतलब जब पहली बार किसी लड़की में ये प्रक्रिया शुरू होगा, ठीक ना, तो उसी हम लोग क्या बोलते हैं, रज्जो दर्शन। ये कब होता है मेरे भाई, तो 9 से 12 वर्ष में लगभग ये प्रक्रिया, ठीक ना, शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है कि उसके शारीरिक पे, उसके फिजिकल स्ट्रेंथ पे, उनके खाने पीने के, उनके परिवार के, है ना, खाने पीने के स्थिति पे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। यानी आप लगभग क्या याद रखेंगे, 9 से 12 वर्ष में ये स्टार्ट हो ही जाता है लगभग, ठीक है ना। अब जब ये शुरू हुआ तरज्जो दर्शन, उसके बाद जब ये खत्म होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी यहाँ क्या बोले हैं, एंड इज कॉल्ड मिनार्च। अब क्या है भाई मेरा, मिनार्च रज्जो निवृत्ति, ठीक है, रज्जो निवृत्ति क्या कहते हैं, रज्जो निवृत्ति क्या होता है, तो यह यौनारंभ पर शुरू होती है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिनार्च करें, रज्जो निवृत्ति, ठीक है ना। यहाँ पे रज्जो दर्शन होना चाहिए था, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, ड्यूरेशन इन वुमेन, ठीक है ना, महिलाओं में, दिस साइकिल इज यूजुअली क्या है, रिपीटेड एट क्या है, इंटरवल्स ऑफ द क्या है, ऑफ अबाउट 28 और 29 डेज, यानी लगभग क्या समझे आप, कि हर महीने 28 से 29 दिन पर ये साइकिल रेगुलेट होते रहेगा, ठीक है ना। जनवरी में, ठीक है ना, इधर के ओवरी से, तो फरवरी में इधर के, और 2 ओवरीज होते हैं, तो हर माह 28 से 29 दिन के पीरियड पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होते ही होते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत हेल्दी होना चाहिए, ये इस समय पे होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां जैसे PCOD, PCOS, ये सब बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। उसका भी मुख्य कारण कई हैं, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आगे इसका क्या है, स्त्रियों में यह चक्र कितना दिन में मेरे भाई, हिंदी मीडियम वाले, 28 से 29 दिनों की अवधि पे चलता रहता है, दोहराया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या है, फेजेस ऑफ द साइकिल, यानी चक्र की प्रवस्थाएं, फेजेस यानी प्रवस्थाएं। देखिए, तो ये क्या है मेरे भाई, द साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 मेन फेज, ये जो हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें कितने फेज होंगे, मेनली 4, ठीक है। तो मेनली 4 में पहला क्या है मेरे भाई, तो मेंस्ट्रुअल फेज, इसको क्या बोलते हैं, आर्तव चक्र, है ना, आर्तव मेंस्ट्रुअल फेज यानी आर्तव प्रावस्था, यानी इसमें क्या हो जाएगा 1 to, है ना, 1 to या 4 to 5 डेज, 4 to 5 डेज। ये शुरुआत में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो 4 से 5 दिन होता है। उसके बाद क्या है, फॉलिक्यूलर फेज, यानी पुटकीय प्रावस्था, ठीक है ना। पुटकीय प्रावस्था जब संपन्न हो जाएगा तो ओवुलेशन होगा, यानी अंडो उत्सर्ग होगा। अंडो उत्सर्ग क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब आर्तव चक्र जिस दिन से शुरू हुआ तो उस दिन से हम लोग काउंट करेंगे, और उस दिन से कैवें दिन, 40, है ना, 14वें दिन, कौन सा दिन, 14वें दिन, है ना, 14th डे, है ना, आफ्टर 14 डेज या 14वें दिन, दोनों में से कोई, ठीक ना। क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन क्या होता है मेरे भाई, तो ध्यान से सुनिए, जो ओवरी है, यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ ओवरी है, मैंने अभी दिखाया है, ठीक है। ये दोनों तरफ क्या होता है मेरे भाई, ओवरी है। यहाँ से, ठीक ना, जब अंडाणु 14वें दिन रिलीज होते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन बोलते हैं। उसके बाद है ल्यूटियल फेज, फिर इसके बाद क्या होता है, फिर से वो चक्र शुरू होने का तैयारी चलने लगता है। यानी अगर अंडोत्सर्ग हुआ, उसके बाद किसी पुरुष द्वारा क्या नहीं मिला, शुक्राणु, ऑब्वियस बात है कि शुक्राणु कब होगा, जब कोई महिला का विवाह हो गया है या कोई पुरुष के संपर्क में है, तभी शुक्राणु जब नहीं हुआ, शुक्राणु से क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जब शुक्राणु प्राप्ति नहीं हुआ, तो अब कौन सा फेज आ जाएगा, ल्यूटियल फेज। इसको क्या होता है, इसमें जो हमारा अंतः स्तर होता है, ठीक है ना, एंडोमेट्रियम और अंडाणु, ये दोनों टूटकर,
है ना, डिस्ट्रॉय होकर हमारे योनि मार्ग से, वजाइना से, शरीर से बाहर आ जाता है। यही चारों फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज ऑफ द साइकिल। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल फेज जो है मेरे भाई, तो मैंने अभी पहले ही बताया है कि ये कितने दिन का होता है, तो 3 to 5, 4 to 5 डेज होता है। ठीक है, इसको ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैंने पहले बताया 3 to, लास्ट में तो 5 डे पे ही खत्म हो रहा है, जब 3 होगा तो 4 होगा ही होगा, है कि नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहले ही समझ लिए हैं, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, तो प्राइमरी फॉलिकल ग्रोथ, है ना। जब ये क्या हुआ, एक तरफ से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल ग्रो हो रहा है, जिससे फिर से 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल्स द्वारा क्या होगा, है ना, यूटेराइन लिंगिंग यानी जनरेट करेगा, जिससे ओवुलेशन की तैयारी होगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है मेरे भाई, आगे देखो, ओवुलेशन। तो ये मैंने पहले ही बताया है मेरे भाई, कौन सा डे, है ना, 14th, है ना, डे ऑफ 14th क्या होगा, तो उस दिन ओवुलेशन होगा, ठीक ना। और उस दिन क्या होगा, रैपिड मतलब एकदम अचानक से सर्ज इन हाई एलएच हार्मोन जो हो क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही एलएच हार्मोन ज़्यादा हुआ, यानी ओवुलेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बात समझे कि नहीं समझे? आगे देखिए, ल्यूटियल फेज मैंने क्या बताया था कि जब ये ल्यूटियल फेज आता है तो फिर से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की तैयारी शुरू हो जाएगी। और इसमें क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है, जिससे अगर कोई निषेचन होता है तो उसको 9 माह तक बनाए रखना, प्रेगनेंसी को बनाए रखना भी इसी का काम होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब मेन क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज। ठीक है, यानी गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति तो मैंने ही पहले ही बताया कि जब एज ऑफ 45 to 50, ठीक है ना, 45 वर्ष से लेके 50 वर्ष की आयु जब महिलाओं का होता है तो क्या आ जाता है, मेनोपॉज, यानी रजोनिवृत्ति हो जाता है। यानी उसके बाद वो जनन अवधि उनका खत्म हो गया है, अब वो माँ नहीं बन सकती। क्लियर? और उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी परमानेंटली क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हुआ तो अब क्या होगा, इफ फर्टिलाइजेशन ऑक्योर, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन क्या हुआ है, तो अब क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मेरे भाइयों, जो लड़के हैं वो ध्यान से देखेंगे, उनके मन में जो डाउट होते रहता है इससे रिलेटेड, वो क्लियर हो जाना है आज। जब क्या हुआ, ये क्या है, अंडाणु है, क्या है मेरे भाई, अंडाणु है। अब ये क्या है, अंडाणु। ठीक है, ये अंडाणु है। अब इसको कोई शुक्राणु आकर क्या कर देता है, फर्टिलाइज। जब फर्टिलाइज हो गया तो अब क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्रत्येक माह रिपीट हो रहा था, जो प्रत्येक माह हर 28 से 29 दिन पर हो रहा था, वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये प्रेगनेंसी की अवस्था है, गर्भावस्था है। ठीक है, अब ये एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इसके अंतराल में जो 9 माह का अंतराल होता है, लगभग कितने माह का, 9 माह का। अगर सप्ताह में देखेंगे तो कितना, 42 वीक्स, ठीक है ना, 42 वीक्स। ठीक है, या अगर डे में देखेंगे तो लगभग 180 डेज, ठीक है ना, लगभग कितना, लगभग 2, ठीक है ना, इतना दिन तक क्या होता है मेरे भाई, तो ये अब्सेंस रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि गर्भावस्था शुरू हो गया है। अब अगर नो फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रेगनेंसी, अब नहीं हुआ, अगर नो फर्टिलाइजेशन, द इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर अंडाणु को कोई शुक्राणु फर्टिलाइज नहीं किया तो क्या होगा, द कार्पस ल्यूटियम, तो कार्पस ल्यूटियम होता है। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, तो जब ओवुलेशन के समय जो अंडाणु जिस परत से निकल कर आती है बाहर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है ना, वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। तो डीजेनरेट, अब उसको क्या कर देगा, तोड़ने का काम करेगा, नष्ट करने का काम करेगा, लीडिंग टू द ब्रेकडाउन, तोड़ देगा, है ना, उसको तोड़ने का काम करेगा, ऑफ द क्या है, यूटेराइन क्या है, लिग्निन एंड द स्टार्ट ऑफ द न्यू साइकिल। अब दूसरे तरफ न्यू साइकिल के लिए तैयारी शुरू कर देगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, अब अंडाणु और जो अंतः अस्तर होता है एंडोमेट्रियम, उसको तोड़ने का काम शुरू कर देती है, और दूसरा चक्र शुरू करने का भी काम कार्पस ल्यूटियम ही करती है। क्लियर हो गया होगा आपको, मुझे उम्मीद है। आगे क्या है भाई, मेनोपॉज अभी मैंने बताया, जब एज ऑफ क्या 50 एबव 50, लगभग 50 की उम्र में क्या हो जाता है, अराउंड ये
मेनोपॉज अवस्था यानी रजोनिवृत्ति की अवस्था आ जाती है और परमानेंटली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। उसके बाद जनन अवधि खत्म, यानी माँ नहीं बन सकती है और वो लगभग नहीं कंफर्म मान लीजिए वृद्धावस्था में चली गई है। क्लियर। आगे आगे क्या होता है मेरे भाई, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। याद रखेंगे लड़कियों, जो लड़कियां हैं वो देखेंगे ध्यान से, इस बात को समझेंगे कि हाइजीन का ध्यान रखना कितना महत्व है। ठीक है, तो मेंटेनिंग हाइजीन इज क्या है, क्रिटिकल। इसमें हाइजीन को मेंटेन रखना मेरे भाई बहुत क्रिटिकल होता है, लेकिन करना ही करना है। क्यों, स्वच्छता बनाए रखना अत्यंत क्या है, बोलो, आवश्यक है। टेक डेली बाथ एंड यूज क्लीन सैनिटरी नैपकिन्स। सैनिटरी नैपकिन्स आप जानते हैं पैड्स को बोलते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि डेली बाथ यानी रोज स्नान करना है। जो 4 to 5 डेज का जो ये फेज होता है, इसमें क्या करना है, डेली बाथ यानी प्रत्येक दिन नहाना ही नहाना है। एंड यूज क्लीन सैनिटरी नैपकिन्स, है ना, एक स्वच्छ अच्छे ब्रांड का अच्छे नैपकिन्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। ठीक है ना, पहले के ज़माने में महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल करती थी जिससे तरह तरह का बीमारी होता था, तो वैसा गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे, चेंज नैपकिन्स एवरी 4 to 5 आवर्स, यानी हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए, स्वच्छता को मेंटेन रखने के लिए लगभग 4 से 5 घंटे के भीतर नैपकिन्स को क्या करेंगे मेरे भाई, चेंज करेंगे। ठीक है, आगे क्या देखना है, बोलो, डिस्पोज, है ना, ऑफ द यूजेज नैपकिन। जो 4 से 5 घंटा में क्या कर रहे हैं, रिपीटेड बदल रहे हैं, तो वो अब क्या करेंगे, उसको डिस्पोज करने के लिए प्रॉपरली क्या करेंगे, पेपर में, याद रखिएगा, किसी थैली में, प्लास्टिक की थैली में नहीं, पेपर में। एंड पेपर में उसको क्या करें, प्रॉपरली उसको बंद रखेंगे। एंड वॉश हैंड विद सॉप, सॉप यानी हाथ से साफ करेंगे। और जब भी इसको फेंकेंगे, ठीक है ना, यूज करने के बाद, तो पेपर में लपेट कर फेंकेंगे, प्लास्टिक में बिल्कुल नहीं। उससे और भी चीज़ें, है ना, कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, कई तरह के बीमारियां आसपास में फैल सकती है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे इसको आगे देखेंगे हम लोग। आगे क्या है, निषेचन। निषेचन क्या है मेरे भाई, मानव में निषेचन देखेंगे क्या है। ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सिंपल, जब कोई शुक्राणु अंडाणु को भेद देता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, ये मैंने भी हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है ना, अब क्या होता है लोकेशन, तो मैंने पहले ही बताया है मेरे भाई, कहाँ होता है, एम्पुलरी, है ना, रीजन में, यानी एम्पुला पे होता है। एम्पुला क्या है, तो अंडवाहिनी है, फ्लोपियन ट्यूब का मध्य भाग है, मिडल, है ना, तो वहाँ पे ये लोकेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया होती है। क्लियर, आपको मुझे अगर समझ में आ रहा है तो आप यस लिखते रहेंगे। ठीक है ना, अब मैकेनिज्म, इसकी प्रक्रिया देखेंगे। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, क्या है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के दौरान, अ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विथ द जोना पेलुसिडा। जब मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि ये क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये ओवम है। ठीक है, ये ओवम है। अब ये उस ओवम के पास मेरे भाई क्या आ जाता है, अगर कोई स्पर्म आ रहा है, क्या एक स्पर्म आएगा, बहुत सारे स्पर्म आते हैं। ठीक है ना, अब इसमें से जो क्या करेगा, आएगा तो इससे पहले किससे कांटेक्ट करेगा, किससे जाकर जुड़ेगा, तो उसके बाहरी वाला जो लेयर होगा, जोना पेलुसिडा से क्या होगा, आकर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेयर ऑफ द ओवम। ठीक है ना, ये ओवम का क्या है, लेयर है। दिस कॉन्टैक्ट इंक्लूड्स, ठीक है, दिस कॉन्टैक्ट्स इंक्लूड्स क्या है मेरे भाई, देखो ध्यान से, इंक्लूड चेंज इन द मेम्ब्रेन, जो इसका झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, उसमें चेंज ला देगा। और ब्लॉक द इंटर ऑफ एडिशनल स्पर्म, जो सबसे पहले इसके कॉन्ट्रैक्ट में आएगा जोना पेलुसिडा के, उसके बाद क्या होगा, एक मेम्ब्रेन, है ना, उसको लॉक कर दिया जाएगा, और उसके बाद एडिशनल दूसरा कोई भी स्पर्म, ठीक है ना, वहां जाकर भी उसको भेद नहीं पाएगा। इज दैट क्लियर, आगे देखेंगे। इंश्योरिंग डेट ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ कौन, वही जो पहले क्या हुआ है, जोना पेलुसिडा से क्या है, कॉन्टैक्ट किया है, स्पर्म फर्टिलाइज, ठीक है,
द एग, वही स्पर्म क्या करेगा, उसको फर्टिलाइज करेगा। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है, और आप बने रहिए। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग क्या रोल ऑफ एक्रोसोम। याद करो मेरे भाई, मैंने स्पर्म में क्या बताया था कि जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम में क्या रहता है, एंजाइम्स रहते हैं। मैंने 3 एंजाइम्स बताए थे, अगर याद है तो आप कमेंट में करे लिखेंगे। पहला क्या था बताइए, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। दूसरा क्या था बताइए, जल्दी बताइएगा, ठीक है। दूसरा था पहला था हाइलुरोनिडेज, दूसरा था बताइए क्रोना। ठीक है, आगे देखिए, तीनों एंजाइम तो आप जान ही रहे हैं, तो आप आगे देखेंगे इसमें करता क्या है, एक्रोसोम करता क्या है, ध्यान से देखिए। द सेक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प ऑफ स्पर्म इंटर इनटू द, बोलो, साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक्रोसोम हेल्प करता है स्पर्म को एंटर करने के लिए, और वहाँ पे क्या रहता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा। ठीक है, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो जब ये जोना पेलुसिडा को क्या कर देगा, भेद देगा, तो अंदर में एकदम पारदर्शी स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे पानी का एक क्या बनाएंगे, बर्फ का एक बॉल बनाएंगे जो आर पार दिखता है, एकदम स्पष्ट वैसा दिखेगा। ठीक है ना, पारदर्शी दिखने लगता है, और वो क्या होता है, कोशिका द्रव में प्रवेश करने में मदद करता है। ठीक है, आगे क्या है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, द फ्यूजन ऑफ द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, यानी शुक्राणु और अंडाणु के, ठीक ना, एंड ऑफ द ओवम फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट, यानी अंडाणु और शुक्राणु के अगुणित केंद्रों के संलयन जब आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, तो एक द्विगुणित युग्मन, ठीक ना, का निर्माण होगा, यानी जाइगोट। क्लियर? आगे, ठीक ना। अब क्या होता है, जब ये सब तो हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, सब रिजल्ट भी आ गया, ठीक ना, हिप्लॉइड से डिप्लॉइड भी हो गया। अब क्या है मेरे भाई, तो सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। ठीक ना, अब लिंग निर्धारण कब होता है, तो याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के बाद लगभग तीसरे माह के अंतराल में। ठीक है ना, क्या होता है, जब सेक्स हार्मोन, ठीक है ना, एक्स क्रोमोसोम, सेक्स हार्मोन नहीं, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम एक्स, ठीक है ना, फीमेल में होता है, आपको पता है, जो कौन सा लिंग निर्धारण के लिए जो सेक्स क्रोमोसोम है, कौन कौन होते हैं, फीमेल में क्या होते हैं, एक्स एक्स, किसमें होते हैं, फीमेल में। ठीक है, फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स, और मेल में क्या होगा मेरे भाई, एक्स वाई। ठीक है, अगर इसको ये आकर क्या करता है, फ्यूज, तो क्या होगा, एक्स एक्स। ठीक है, क्या बनेगा, एक्स एक्स, यानी गर्ल, कौन सा बेबी, गर्ल बेबी। ठीक है, उसके बाद अगर इसको आकर ये फ्यूज करता है तो ये क्या बनेगा, एक्स वाई, यानी बॉय, यानी बॉय बेबी। ठीक है, मेल फीमेल ऐसे डिस्कस होता है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो लड़का होगा या लड़की होगा, बॉय होगा या गर्ल होगी, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, तो मेल में। ठीक है, तो कभी भी किसी महिला को चाहिए कि अपने घर में अगर किसी फीमेल को सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, बेबी गर्ल हो रही है, तो उसको किसी भी तरह का तनाव ना दे, वो मेल क्रोमोसोम से होता है, ना कि फीमेल क्रोमोसोम से, इसमें उस महिला का कोई योगदान नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर डैट। ओके, आगे, तो यहाँ पे जब ये निर्माण हो गया तो क्या बनेगा, मेल और बॉय। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, याद रखेंगे। अब क्या है मेरे भाई, अंतर रोपण, यानी अंतर रोपण क्या होता है, इम्प्लांटेशन। ठीक ना, अब यहाँ पे देखेंगे क्लेवेज यानी विदलन, द जाइगोट मूव्स थ्रू द स्थमस। यहाँ क्या था मेरे भाई, स्थमस था कि नहीं था, ये वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थमस बोलते हैं ना, ये वाले भाग को क्या बोलते हैं, स्थमस बोलते हैं। यहाँ से ये जो गर्भाशय से जुड़ा रहता है, इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्थमस बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है ना, स्थमस। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से जब फर्टिलाइज जायगोट जब इधर से इधर की तरफ आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज। उस समय क्या होता है, फॉलोपियन ट्यूब टुवार्ड द यूटरस इज क्या है, अंडर को क्या है, माइटोटिक डिवीजन सेल क्लेवेज, यानी उस समय समसूत्री विभाजन होते रहता है, शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब क्या है भाई,
डेवलपमेंट स्टेज। अब यहाँ पे क्या है, जब वो कहाँ गया गर्भाशय में, तब उसका डेवलपमेंट होगा किसका, जाइगोट का। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है, तो ध्यान रखेंगे। इट्स फॉर्म 2, जब कितने कितने डॉटर सेल बनेंगे, 2 या 4 या 8 या 16 डॉटर सेल जब बनेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। और यही क्या हो जाए, द एम्ब्रियो विद 18 क्या है, विद 18 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड मोडुला। जब उसके ठीक है ना कितने सेल, ठीक है ना 8-16 हैं तो क्या है ब्लास्टोमियर, उससे ज़्यादा हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, या 8 से 16 हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मॉडुला। क्या बोलेंगे, मॉडुला। ठीक है, याद रखेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है। जब क्या होगा, 2, 4, 8, 16 है तो उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई हिंदी मीडियम वाले, कोरखंड। और जब 8 से 16 की अवस्था में हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, तुंतक। क्या बोलेंगे, तुंतक। तुम तक नहीं, तुंतक। ओके, तुम तक ये पहुंचा नहीं, वो सब नहीं, क्या करेंगे, तुंतक बोलेंगे। ठीक है। अब क्या है मेरे भाई, ब्लास्टोसाइट्स फॉर्मेशन, यानी कोरक पुटिक का निर्माण। ये निर्माण कैसे होगा, अभी तो हमने जाना कि 2, 4, 6, 8 बना, फिर उसका निर्माण होगा कैसे। द मोलूरा कंटिन्यूज टू डिवाइडेड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्लास्टोसाइट्स एज इट्स मूव फर्दर इनटू द यूटरस। कह रहा है जो तुंतक होता है, अभी ने मैंने बताया, वो क्या करते रहता है, लगातार विभाजित होते रहता है और गर्भाशय में पहुंचते ही कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में बदल जाता है। जब बदल जाएगा तो अब क्या करेगा, अब वहाँ पे अंतरोपण होगा। अब आगे देखिए क्या है, अब इसका संरचना है, ठीक है, पहले संरचना देख लेते हैं फिर अंतरोपण देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट है ना, कोरक पुटी की संरचना। इट इज द ब्लास्टोसिस्ट, द ब्लास्टोमियर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू द आउटर लेयर्स कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है ना, इसके जो आउटर लेयर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। एंड इनर ग्रुप, अंदर के जो ग्रुप होते हैं जो सेल का, उसको क्या बोलते हैं, इनर सेल। क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। यानी आंतरिक समूह जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतः कोशिका समूह। समझे कि नहीं समझे, आगे देखेंगे। अटैचमेंट, ये किससे जुड़ा रहता है, ठीक है ना, तो द ट्रोफोब्लास्ट है ना लेयर गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या बताया था मैंने भाई, एंडोमेट्रियम क्या होता है, ध्यान से देखेंगे कि एंडोमेट्रियम क्या होता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या होता है, तो ये वाला जो परत होता है गर्भाशय का अंदर वाला, ये ठीक है ना, ये वाला जो भाग होता है ये एंडोमेट्रियम होता है। और इसी से क्या जुड़ा रहता है, ब्लास्टोसिस्ट जुड़ा रहता, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट नहीं, क्या, ट्रोफोब्लास्ट लेयर इससे ही अटैच रहता है। बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब क्या है, एम्ब्रेडिंग। क्या है, एम्ब्रेडिंग यानी अंतः स्थापन, यानी जब अंतः स्थापन होगा तभी तो आगे कुछ प्रक्रिया बढ़ेगा। आफ्टर अटैचमेंट, किससे अटैचमेंट हुआ था, एंडोमेट्रियम से। फिर द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली, लगातार एकदम तुरंत तुरंत क्या होगा उसमें, डिवाइड होगा सेल का, कोशिकाओं का, टू द कवर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, इसको क्या करने के लिए, कवर करने के लिए। और ये बहुत ही इसेंशियल चीज़ है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, आगे देखिए, एज अ रिजल्ट, उसके बाद इसका क्या दिखेगा मेरे भाई, रिजल्ट भी दिखेगा। ठीक है ना, तेजी से जब क्या करेगा, वो कवर करने के लिए कोशिकाओं का डिवीजन होगा। द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स क्या है, एम्बेडेड, ठीक है ना, इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। यानी इज दिस कॉल्ड क्या है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किसको कहते हैं, जब यहाँ से ब्लास्टोसिस्ट बिकम किसमें, एम्बेड, क्या है, एम्बेडेड इन द क्या है, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम है उससे जब जाके क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाएगा, उससे जुड़ जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन, यानी अंतःरोपण हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, अंतःरोपण। अंतःरोपण हो गया। अब यहाँ से प्रेगनेंसी की अवस्था और बढ़ेगी। ठीक है, अब क्या है, प्रेगनेंसी। ठीक है, अब प्रेगनेंसी की अवस्थाओं को थोड़ा और अच्छे से देखिए। अब वो तो वहाँ पे अंतरोपण हो गया, कौन, जो जाइगोट था वो
ठीक ना। अब फ्लोपियन ट्यूब से कहाँ आ गया, गर्भाशय में। अब गर्भाशय में आ गया है तो अब प्रेगनेंसी का आगे देखिए क्या है, सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन लीड टू प्रेगनेंसी। जो इम्प्लांटेशन हुआ है सक्सेसफुली गर्भाशय में क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, प्रेगनेंसी। क्लियर, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है ना। तो जो मैंने आज का टॉपिक लिया हुआ था मेरे भाई, आज क्या मैंने बताया हुआ था आपको, शुरू में स्टार्ट में ही मैंने बताया था कि आज का टॉपिक क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इससे जुड़ी हर एक चीज़ को मैंने विस्तार रूप से आपको बताया है और आपको एकदम डिटेल में मैंने समझाया है। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, बताएं, या मेरे एप्लीकेशन पे जो आपके लिए दुनिया का, या आप बोल सकते हैं बिहार का सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम क्या है मेरे भाई, शान लर्निंग ऐप। ठीक है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, ठीक ना, और वहाँ पे याद रखिए जो भी कोर्सेज है, क्लास 10th का, 11th का, 12th का, सब एक ही प्राइस है, सबका एक ही प्राइस है और सबसे सस्ता है मेरे भाई। पूरे 1 साल का कोर्स में आपको पूरा कंप्लीट क्लासेस, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, हिंदी का, मैथ का, इंग्लिश का, जितने भी क्लास होते हैं सबका कंप्लीट, ठीक है ना। 11th 12th वाले जो भी बच्चे हैं, ठीक ना, 11th 12th का जो भी बच्चे हैं सबका सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में है। और इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।